तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें पहले हम समझ लेंगे 22 के 22 भाग जो है उनको देख लेंगे अच्छे से, और उसके आर्टिकल देख लेंगे कौन से पार्ट में कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल है। फिर उसके बाद हम MCQ फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। पहला जो भाग है हमारा वो किसके बारे में है, तो भाग 1 किससे संबंध रखता है हमारा, तो भाग 1 संबंध रखता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। तो भाग 1 का संबंध अगर आपसे पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको पार्ट से रिलेटेड वो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे भाग 1 का संबंध किससे, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, आर्टिकल 1 से 4। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 और संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 की बात करें तो संबंध किससे है, नागरिकता से। तो भाग 2 का संबंध किससे है, नागरिकता से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भाग 1 का हो गया संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 हो गया नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 हो गया हमारा मूल अधिकार। तो ये ध्यान रखिएगा 12 से 35 मूल अधिकार आपको सबको पता होगा। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है मूल अधिकार, ये आप सबको पता होगा। भाग 4 हो गया नीति निर्देशक तक, तो ये भी आपको पता होगा भाग 4 में नीति निर्देशक तक, आर्टिकल 36 से 51 तक। फिर उसके बाद एक 4 का जो है उसका एक 4A का सबसेक्शन जोड़ा गया है DPSP के बाद, 4A, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन में मैंने कई बार बता चुका हूँ, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे। तो ये भाग 4A में जोड़े गए हैं। 4A का सबसेक्शन बना दिए गए 4A, तो भाग 4A में मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद 51A है, इसी में 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। और 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ध्यान क्या रखना है, भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र हो गया, भाग 2 हो गया नागरिकता, भाग 3 हो गया मौलिक अधिकार, भाग 4 हो गया DPSP, और भाग 4A जो है वो हमारा किससे संबंध रखता है, तो मूल कर्तव्य से रखता है। बाकी ये इनके अनुच्छेद हैं 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, और 51A जो है उसमें 11 मूल कर्तव्य हमारे। और जो 11वां है वो कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संघ, यूनियन। तो भाग 5 जो है उसका संबंध किससे, तो यूनियन से। तो भाग 5 का जो संबंध है वो किससे है, तो यूनियन से है, और अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो अनुच्छेद 52 से 151 तक की संघ है यूनियन, और उसका संबंध किससे है, तो भाग 5 से। अगर आपसे पूछे भाग 5 का किससे संबंध है, तो संघ से संबंध है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। और ये जो हमारा भाग 5 है इसको भी कई चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो देख लेते हैं। इसको मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पे। तो भाग 4 के हमारे 5 चैप्टर हैं। तो भाग जो 5 है हमारा द यूनियन, उसके 5 चैप्टर हैं। उसमें देख लेते हैं 5 चैप्टर में किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। जो पहला चैप्टर आता है वो जो सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके लिए है 52 से 78 तक का आर्टिकल। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है सेंट्रल की, चैप्टर 1 में आती है वो। तो ये चैप्टर 1 है इसका, भाग 5 का। भाग 5 के चैप्टर 1 में 52 से 78 तक के आर्टिकल हैं, और ये किससे संबंध रखता है, तो एग्जीक्यूटिव से रखता है। और भाग 5 का जो चैप्टर 2 है उसका संबंध किससे है, तो पार्लियामेंट से। तो केंद्र की जो लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट है उसका संबंध है किससे है, तो पार्लियामेंट से है। चैप्टर 2 का ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चैप्टर 2 का संबंध किससे है, तो पार्लियामेंट से है, जिसमें अनुच्छेद 79 से 122 तक का इसका संबंध है। फिर भाग 5 का चैप्टर नंबर 3 है। जो चैप्टर नंबर 3 है उसका संबंध किससे है, तो ऑर्डिनेंस से है, जो लेजिस्लेटिव पावर है किसकी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रेसिडेंट की, उसका संबंध है भाग चैप्टर 3 से भाग 5 के। तो ये मैंने बताया भाग जो 5 है हमारा यूनियन, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला, दूसरा, तीसरा हमने देख लिया। तीसरा हो गया लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भाग 1 हो गया एग्जीक्यूटिव का। भाग 5 का चैप्टर 1 हो गया क्या, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। भाग 5 का चैप्टर नंबर 2 हो गया पार्लियामेंट का। भाग 5 का चैप्टर नंबर 3 किससे संबंध रखता है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और चैप्टर नंबर 4 जो है जो यूनियन जुडिशरी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, तो उससे संबंध रखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भाग 5 का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका संबंध किससे, तो यूनियन जुडिशरी से, आर्टिकल 124 से 147 तक का। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो 5वां भाग है वो हमारा संबंध किससे रखता है, 5वें भाग का चैप्टर 5 जो है वो किससे संबंध रखेगा, तो 5वें भाग का चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा वो कैग से संबंध रखता है, जिसमें आर्टिकल 148 से 151 तक के अनुच्छेद हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 भाग हो गए किसके, तो हमारे भाग 5 के चैप्टर 5 हो गए। तो चैप्टर 5 को हमने देख लिया। पहला एग्जीक्यूटिव हो गया, चैप्टर नंबर दूसरा वो पार्लियामेंट हो गया, तीसरा हो गया अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है प्रेसिडेंट की, चौथा हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट से हो गया, और 5वां जो हो गया हमारा क्या, कैग का हो गया। तो भाग 5 के 5 चैप्टर हमने देख लिए। और इसे भाग 6 जो है हमारा, जिसमें क्या आता है, भाग 6 पहले देख लीजिए संबंध किससे रखता है, तो द स्टेट। तो भाग 6 का संबंध किससे, स्टेट से, और अनुच्छेद 152 से 237 तक का। 151 पे खत्म हुआ हमारा संघ, और उसके बाद जो राज्य है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 152 से स्टार्ट होगा 237 तक का। देख लेते हैं ये जो भाग 6 हमारा, इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसको देख लेते हैं। इसको भी जो भाग 6 है हमारा,
इसको चैप्टर 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया। भाग 5 जो हमारा था उसको चैप्टर 5 में डिवाइड किया गया था, और भाग 6 इसके भी 6 चैप्टर है। तो देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 जो है वो जर्नल 152 में, चैप्टर नंबर जो 1 है भाग 6 का, उसमें जनरल इंक्वायरी दी गई, मतलब 152 में दिया है डेफिनेशन क्या होगी स्टेट की। तो स्टेट की डेफिनेशन से संबंध है उसका अनुच्छेद 152 का, चैप्टर नंबर 1 भाग 6 का। और भाग 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है वो किसका संबंध किससे है, एग्जीक्यूटिव से है। चैप्टर नंबर 3 का किसका संबंध है भाग 6 का, तो स्टेट लेजिस्लेचर से। चैप्टर नंबर 4 का तो गवर्नर की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उससे। और जो चैप्टर नंबर 5 है वो हाई कोर्ट से संबंध रखता है। तो 6 जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आते हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत, उससे संबंध रखता है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी अनुच्छेद आपको पता होगा, 152 के बाद 153 से 67 तक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, लेजिस्लेचर 168 से 212, हाई कोर्ट 214 से 231, और 213 गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे 123 किसकी है, तो प्रेसिडेंट की जारी करने की, और 213 किसकी हो जाती है, तो गवर्नर की। वैसे 124 में सुप्रीम कोर्ट है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 214 अगर कर दें इसको तो हाई कोर्ट आ जाता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 123 प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 213 गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 124 सुप्रीम कोर्ट, और 214 हाई कोर्ट हो जाता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर हमने देख लिया कौन सा, इसके 6 के 6 चैप्टर देख लिए, किसके, भाग 6 के। तो भाग 6 को 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया, ये देख लिया हमने। अब भाग 7 देख लेते हैं। ये राज्य का भाग बी है, जिसमें अनुच्छेद 238 का संबंध है। और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 का संबंध किससे, संघ राज्य क्षेत्र से, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक के अनुच्छेद दिए हुए। तो आपको क्या क्या, पहला भाग हो गया हमारा संघ उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा हो गया क्या, सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट, चौथा हमारा हो गया कौन सा, तो डीपीएसपी, चौथे का ए हो गया हमारा मूल कर्तव्य, पांचवा हो गया यूनियन हो गया, छठा हो गया स्टेट हो गया, और सातवां हो गया हमारा क्या, तो सातवां भी राज्य का भाग बी है, और आठवां हमारा हो गया संघ राज्य क्षेत्र। और जो नवा है ये यूटी है, संघ राज्य क्षेत्र। अगर आपसे पूछ ले भाग 8 में कौन सा है, तो संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है भाग 8 का, और अनुच्छेद 239 से 42 तक। और भाग 9 जो है उसका संबंध किससे, ये आप सबको पता होगा। भाग 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है, और जो 9B है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनका आर्टिकल पता होगा अमेंडमेंट से कौन से जोड़ा गया, 73, 74 और ये 97। तो ये 97 अमेंडमेंट से सहकारी समिति, नगर पालिका 74th अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट पंचायत के लिए। तो ये आप सबको पता होगा। और ये लाइन से हैं कौन से, भाग 9 में A-B। तो ये चीज़ ध्यान देखिएगा, 9 जोड़ा गया पंचायत के लिए, 9A जोड़ा गया नगर पालिका के लिए, 9B जोड़ा गया किसके, जो सहकारी समितियाँ होती हैं उनके लिए। भाग 10 जो हमारा है वो किससे संबंध रखता है, आपसे पूछे तो भाग 10 हमारा संबंध रखता है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से। तो भाग 10 किससे संबंध रखता है, जाति जनजाति क्षेत्र से। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र है उसका संबंध किससे है, तो पूछे भाग 10 से संबंध है। अनुच्छेद 244 और 244 से 2 अनुच्छेद है इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र जो है 244 और 244A 2 अनुच्छेद हैं, और भाग 10 से संबंध रखता है। भाग 11 का संबंध किससे है, तो संघ राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध जो है उसी का संबंध है किससे, भाग 11 से। तो भाग 11 अगर संबंध किसी से रखता है तो संघ राज्य संबंध से रखता है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 245 से 263 तक, 245 से 263 तक का केंद्र राज्य संबंध है कौन सा, भाग 11 का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाग 12 देख लेते हैं। भाग 12 का संबंध किससे, तो वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध जो है दिए गए हैं, किससे में दिए गए हैं, तो भाग 12 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 264 से 300A तक का। भाग 13 व्यापार वाणिज्य का संबंध है, भाग 13 का। तो ये अनुच्छेद, ये भाग बहुत भूलते हैं लोग, तो ये ध्यान में रखिएगा। भाग 12 हो गया, भाग 13 हो गया, भाग 14 हो गया। तो इससे पहले कौन सा था, भाग 11 था। तो भाग 11 आप सबको पता होगा, संघ राज्य संबंध। भाग 10 हो गया अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हो गए। बाकी इससे पहले 9 के तो सारे पार्ट पता ही होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B, 9A नगर पालिका, और 9 जो है पंचायत। तो इतनी चीज़ पता होंगी आपको। आगे देखते हैं। इसमें यार संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य संबंध में दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये ध्यान में रखिएगा। भाग 8 और भाग 11। तो भाग 8 और भाग 11 ध्यान रखिएगा। भाग 8 में लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र, ना कि संघ राज्य संबंध, और वहीं भाग 11 में लिखा है संघ राज्य संबंध। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन ना रहिएगा, 8वां और 11वां। नेक्स्ट देखते हैं 14A। 14A जो है हमारा वो क्या है, ट्रिब्यूनल के संबंध में अनुच्छेद है, सॉरी ट्रिब्यूनल के संबंध का ये भाग है। अगर भाग 14A का पूछे किससे संबंध है, तो ट्रिब्यूनल से संबंध है। और ट्रिब्यूनल जो है हमारा अनुच्छेद 323A और 323B में। तो ट्रिब्यूनल जो हमारे अधिकरण है वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं, 323A और B में। भाग कौन सा हमारा, तो 14A है, 14A भाग है हमारा, और साथ ही इसमें क्या अधिकरण है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 15 सबको पता होगा, चुनाव
15 सबको पता होगा चुनाव अनुच्छेद 324 से 329 है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी 16 स्पेशल प्रोविज़न जो किए गए हैं कुछ क्षेत्रों के लिए वो दिया है विशेष उपबंध। 17 याद होगा सबको, भाषा है। अगर भाग 17 का संबंध पूछे तो किससे है, भाषा से है। 18 का इमरजेंसी प्रोविज़न ध्यान रखना इसको, ये दो भाषा ध्यान रखिएगा, आपातकाल प्रोविज़न ध्यान रखिएगा, विविध विषय ध्यान रखिएगा, चुनाव याद रखना है। संघ राज्य संबंध भाग 11 में है और 12वां में उसी से संबंध वित्त संपत्ति इत्यादि से संबंध जो है भाग 12 में है, तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 20 जो हमारा संविधान संशोधन 368 संविधान संशोधन का संबंध किससे, तो भाग 20 से। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है और बाकी संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि ये दिया हुआ है कौन सा, भाग 22 में, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा क्या क्या, तो ये संबंध हो गया। बाकी जो हमारा भाग 11 है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, देख लीजिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 में। एक में पहले चैप्टर में क्या है, लेजिस्लेचर से संबंधी संबंध है केंद्र राज्य के, और दूसरे में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है केंद्र और राज्यों के, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंध है इसका, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। पार्ट 11 का उसमें भी 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव पावर है जो केंद्र राज्य संबंध के मध्य है, और चैप्टर 2 है उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो केंद्र राज्य संबंध के मध्य है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या क्या रखना है इसमें, शुरुआत के 5 सबको याद होंगे, 6 तक, 7वां 8वां 9वां तक सबको पता होगा, 10वां ध्यान रख लीजिएगा, 10वें पे एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा या लेक्चर देख लीजिएगा। 10वां जो है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से संबंध रखता है। 11वां केंद्र राज्य संबंध सबको पता होगा। 12वां ध्यान पढ़ लीजिएगा एक बार कस के, 12वां 13वां और 14वां, तो 12 13 जो है वो किससे संबंध रखता है, 12 संबंध रखता है वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध से। 13 जो हमारा व्यापार वाणिज्य से संबंध रखता है, और 14 जो है वो किससे संबंध रखता है, संघ राज्य अधीन के जो अंतर्गत सेवाएं आती है उससे संबंध रखता है। बाकी 14 ने याद रखना चाहिए ट्रिब्यूनल से संबंधित है, 323 है, 323 बी अनुच्छेद। 15 याद होगा चुनाव, 16 में स्पेशल प्रोविजन, तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी 18 इमरजेंसी प्रोविजन, भाग 17 भाषा से संबंधित है, और भाग 20 संविधान संशोधन से। बाकी 21 और 22 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 21, और बाकी संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि ये सब जो चीज़ें हैं वो किसमें है, तो हमारे भाग 22 में है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी, अगर ना याद हो तो एक बार और देख लीजिएगा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पाठ से संबंधित, तो क्या पूछ रहा है, क्या पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को पूछ रहा कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय संविधान को पूछ रहा कितने भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन दे रखा है ए 16, बी 22, सी 24 और डी 25। तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है भारतीय संविधान को, तो 22 भागों में, जैसे हमने शुरुआत में बता दिया था 22 भागों में डिवाइड किया गया है किसको, भारतीय संविधान को। दूसरा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं बता रहा है, तो जैसा कि ध्यान रखिएगा 5 से 11 अनुच्छेद, भाग 2 में नागरिकता है, मौलिक अधिकार 12 से 35 अभी हमने बताया, मौलिक कर्तव्य 4A में है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पूरा क्या सुमेलित नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य 4A में है ना कि 6A में, तो ये गलत हो गया हमारा। बाकी जो इस राज्य है वो भी कितने हैं, कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान के भाग में, भाग 6 में है, और भाग 5 का संबंध यूनियन से है, संघ से, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गलत इसमें हो जाएगा राइट आंसर क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तीसरा, किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई, तो पंचायत पूछ रहा है डायरेक्टली कि पंचायत का संबंध कौन से पार्ट में किया गया है, तो ऑप्शन दे रखा है ए 9, बी 10, सी 11 या डी 12। तो राइट आंसर आपको पता होगा पार्ट 9 में जो पंचायत का उसका प्रोविजन किया गया। पार्ट 9A जो है उसमें क्या नगर पालिका का प्रोविजन है, और पार्ट 9B जो है उसमें कौन सा, तो सॉरी पार्ट 9B में आपको पता होगा कि सहकारी समितियों का उसमें प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथा, क्या कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी संबंध के बारे में पूछ रहा है, लेजिस्लेटिव संबंध जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो विधायी संबंध जैसे मैंने भी चैप्टर बताया 2 तरह के चैप्टर है, पार्ट 11 में एक लेजिस्लेटिव है एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो विधायी संबंध पूछ रहा है, तो विधायी संबंध दिया है जैसे भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1 और भाग 12 अध्याय 2। तो लेजिस्लेटिव संबंध किससे है, तो विधायी संबंध हमारा भाग 11 अध्याय 1 से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है वो भाग 11 अध्याय 2 से है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और वित्त के संबंध किससे हैं, तो भाग 12 अध्याय 1 से। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। क्या, तो विधायी संबंध पूछ रहा था, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र का पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र ही भाग 11 और 12 में,
और भाग 11 में जो है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दो प्रकार के संबंध है किससे, केंद्र राज्य संबंध के। तो उसी में जो चैप्टर 1 है किसका, भाग 11 का, उसी में क्या है, लेजिस्लेटिव विधायी संबंध दिए हुए हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लीजिए हमने पीछे बताया भी आपको पार्ट, ये देखिए लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव संबंध पार्ट 11 का। तो किससे संबंध है, 245 से 255 तक के अनुच्छेद में, और इसका संबंध लेजिस्लेचर से है। तो यही पूछ रहा है लेजिस्लेचर मतलब विधायी संबंध। तो विधायी संबंध भाग 11 अध्याय 1 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन कुछ विषय दे रखे हैं और संविधान के पूरा भाग में कौन से हैं। तो विषय देख लेते हैं। पहला विषय जो दिया हुआ यहाँ पे क्या, उपाधियों का अंतर। तो उपाधियों का अंतर ये आपको पता होगा अनुच्छेद 18 में है, फंडामेंटल राइट्स में। तो ये मूल अधिकार से संबंध होगा इसका, यहाँ पे ए लिख दीजिए, मूल अधिकार से संबंध है। ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन आपको पता होगा पार्ट 9 में है। तो किसमें, ग्राम पंचायतों का गठन पार्ट 9 में भी, और एक डीपीएसपी में भी एक जगह प्रोविजन किया गया अनुच्छेद 40 में, जहाँ तक 40 ही, हाँ अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन से संबंधित प्रावधान किया गया। तो डीपीएसपी यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा, सॉरी उपाधियों के अंत का हो गया है मूल अधिकार, और ये ग्राम पंचायतों का संगठन का हो जाएगा डीपीएसपी में। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों से पूछ रहा है, तो ये किसमें हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य में प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सी, और बाकी भारत अर्थात इंडिया, ये कहाँ पे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, अनुच्छेद 1 से 4 तक का है, और पहले अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, जो राज्यों का संघ होगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6वां नंबर क्वेश्चन है क्या है, सही पूछ रहा है जो सुमेलित है। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंध रखता है, नहीं, दूसरे भाग का संबंध किससे है, तो सिटीजनशिप से, ना कि मौलिक अधिकार से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नागरिकता से संबंध है दूसरी पार्ट का। तीसरा संविधान का भाग बता रहा नागरिकता से, तो नहीं, ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट हो जाएगा, ना कि नागरिकता। तो ये गलत हो गया। भाग 4A का संबंध किससे, तो 4A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, तो ये राइट आंसर कर लीजिएगा। बाकी 4 का संबंध है डीपीएसपी से, ना कि 5 का। 5 का संबंध है वो किससे, स्टेट यूनियन से, तो संघ से संबंध है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भाग 5 का संबंध संघ से है। अब बाकी मौलिक कर्तव्य हमने बताया था डीपीएसपी के बाद जोड़ा गया, डीपीएसपी के बाद एक वो बनाया गया पार्ट 4A, तो उसी में जोड़ा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य है यहाँ पे। 7वां क्या, सही सुमेलित पूछ रहा है, तो नागरिकता जैसा भी हमने बताया भाग 2 में है, सही सुमेलित नहीं बताना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। नागरिकता का संबंध भाग 2 से है, सही है। नगर पालिका 9A, ये आपको पता होगा, सही है। निर्वाचन का संबंध 15 से है, ये भी सही है। और संघ राज्य क्षेत्र का ये 7 दे रखा है, ये गलत है। तो ये 7वें से संबंध नहीं है इसका, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। मूल कर्तव्य भाग 4A, और पंचायत हमारी हो गई 9 पे, पंचायत 9 हो गई, मूल कर्तव्य हो गया 4A, सॉरी ये 9A लिखा है, 4A से संबंध है मूल कर्तव्य का, मैं बोल 4 ही रहा हूँ लेकिन टिक लगा दे रहा हूँ 9A पे। तो ये हो गया मूल कर्तव्य, ये हो गया 9A का पंचायत, और 9A का संबंध नगर पालिका से, नगर पालिका पे इसको टिक कर लीजिए, और 8वें का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या 9 का पंचायत पता है आप सबको, 8वें का संघ राज्य क्षेत्र पता है आपको, बाकी क्या है 4A मूल कर्तव्य, और बाकी 9A जो है नगर पालिका। तो ये मिलान देख लीजिएगा, मिला दिया है। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। 9 सही है पंचायत, 9 नगर पालिका सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सही है। ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल कहाँ पे है, तो 14A में है, 14A में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 14A में है ट्रिब्यूनल का 323 से 323A, तो ये अनुच्छेद है इसके। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, 323A अनुच्छेद है इसके, 2 अनुच्छेद हैं, और भाग 14A में इसका प्रावधान किया गया ट्रिब्यूनल का, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया 9 में, आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रावधान 9 फिर से रिपीटेड है। क्या पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करना है नीचे दिए गए कोड में। मौलिक अधिकार का संबंध क्या भाग 4A से, नहीं, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगा, ना कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये गलत हो गया। मौलिक कर्तव्य भाग 3 में, नहीं, यहाँ फंडामेंटल राइट होगा, ना कि ड्यूटी। भाग 3 का संबंध फंडामेंटल राइट्स है। संघ 8वें पे है, नहीं, संघ जो है कौन से है, पार्ट 6 में, सॉरी पार्ट 5 में संघ, तो भाग 5 में है, तो 5 में ध्यान रखिएगा संघ। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या दे रखा है, भाग 5 में आपात उपबंध। तो क्या पूछ रहा है इसमें, अच्छा ये दोनों के दोनों गलत दिए हैं,
कौन सा सही उत्तर चुनना है, तो ए और बी इसमें सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या पूछा था, निम्नलिखित की सूची मिलाना है, सूची मिलाना है, इसमें मैं गलत कर रहा था, सूची मिलाना है। तो फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा है, सूची मिलानी, सूची 1 को सूची 2 से, तो मैंने इस पर गलत कर दिया पूरा। तो सूची 1 में फंडामेंटल राइट हो गया हमारा कौन सा, भाग 3 में, तो इसको जोड़ लीजिए भाग 3 से। मौलिक कर्तव्य भाग 4 हो गया, 4A हो गया, संघ हो गया ये, आपात उपबंध हो गया 15, तो ये मिला दिया हमने। बाकी देख लीजिएगा इसको, बाकी अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या पाठ दिए हैं और सुमेलित नहीं है पूछ रहा, कौन सा सही, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं देख लेते हैं। मूल कर्तव्य 4 का बता चुके हैं इतने बार, स्टेट आपको पता होगा, पार्ट 6 में, पार्ट 5 में यूनियन, महान्यायवादी और संघ राज्य के अधीन सेवाएं, तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं। निर्वाचन का उपबंध आपको पता होगा किस पे है, तो भाग 15 में, ये कहाँ से मैं मिला रहा हूँ, राजभाषा का संबंध किससे है, तो भाग 17 में, तो ये 15 में हो जाएगा निर्वाचन, राजभाषा हो जाएगा 17 में, 17 कहाँ है, सी में 17 है, ए में 15 है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16, और कौन सा बचता है हमारा, भाग 18, तो भाग 18 का संबंध हो जाएगा इमरजेंसी से। तो इतनी चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, मिला दिया हमने, इसको टिक कर लीजिएगा। आपात उपबंध का भाग 18 से, राजभाषा भाग 17 से, निर्वाचन भाग 15, और कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है वो कौन से है, तो भाग 17 में, तो इतनी चीज़ें, सॉरी 17 कह रहा हूँ, भाग 16 में, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, तो बाकी ये गलत दिए हुए हैं। तो वित्त आयोग का संबंध आपको पता होगा, 12A में है, चैप्टर नंबर 1 में, वित्त आयोग का 280 आर्टिकल में, तो इतनी चीज़ पता होगी आपको। तो ये MCQ खत्म होते हैं और स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर आज का हमारा कौन सा, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, जो पहले 8 थी, बाद में 12 हो गई, 9 शेड्यूल जुड़ी, 10 शेड्यूल जुड़ी, दल बदल की 11वीं और 12वीं, 73 और 74 संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो देख लेते हैं अनुसूचियाँ जो दी गई हैं, पहले हम क्या देंगे, पहले पढ़ लेंगे इनको अनुसूचियों को, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है। तो पहली अनुसूची में जो दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं, पहली अनुसूची में लिखा है संघ और उसके क्षेत्र। तो क्या है पहली अनुसूची का संबंध, संघ और उसके क्षेत्र। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भाग 1 में भी आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और पहली अनुसूची में भी क्या है, तो संघ और उसके क्षेत्र हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का संबंध है। तो अगर आपको पूछे पहली अनुसूची का संबंध कौन से अनुच्छेद से होता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक का संबंध है। साथ ही इसमें क्या आता है, तो भाग 1 आता है जिसमें दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इस संबंध में क्या है, तो अनुसूची पहली संबंध रखती है। तो इसमें क्या दिया है, राज्य के नाम और उसके क्षेत्राधिकार जो भी हैं सूचीबद्ध करता है पहली अनुसूची, और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसकी क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करता है। तो क्या है, पहली अनुसूची का संबंध किससे, संघ और उससे राज्य क्षेत्र से, अनुच्छेद 1 से 4 तक का इसका रिलेटेड है। साथ ही इसमें क्या क्या दिया है, अगर कोई भी नया राज्य बनता है या किसी को अधिग्रहित किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, कि अगर किसी राज्य का विलय किया जा रहा है अपने उसमें, या किसी नए राज्य की सीमा को कम करके एक नया राज्य बनाया जा रहा है, तो उसका फ़र्क जो है, उसका असर कौन से हमारे संविधान की अनुसूची में पड़ेगा, तो संविधान की अनुसूची 1 में पड़ेगा। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अनुसूची 1 देख ली हमने। दूसरी अनुसूची देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची का संबंध अगर एक लाइन में आप ध्यान रखना चाहें तो उसका संबंध क्या है, या परिलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंध रखता है। तो जो भी वेतन, भत्ते और परिलब्धियाँ हैं हमारी, उनके विशेषाधिकारों से संबंध रखता है कौन सा, दूसरा नंबर का अनुसूची जो हमारी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरी नंबर की अनुसूची किससे संबंध रखती है, तो परिलब्धियाँ हो गए, भत्ते हो गए, विशेषाधिकार जो हो गए वो अनुसूची 2 से संबंधित रखते हैं। और किनके विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ और भत्ते, तो ये नीचे लिस्ट दी गई है कौन कौन सी, जैसे भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और परिलब्धियाँ हो गई, राज्य के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभाओं के सभापति जो हो गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधान जो परिषद है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, ये तो देख लिया हमने। और ये राज्य विधानसभा फिर से लिख दिया गया है, यहाँ लिख दीजिएगा, राज्य विधान परिषद है उसके सभापति और उपसभापति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, और कैग जो हो गया हमारा। तो ये जितने भी दिए हैं, इनके जितने भी वेतन हैं, परिलब्धियां हैं, भत्ते हैं, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत में आते हैं, विशेषाधिकार किसके अंतर्गत मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद दिए, जैसे अनुच्छेद 59 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 97 हो गया, 125 हो गया, 148 हो गया, 158 हो गया, 164, 186 और 221। ये अनुच्छेद ना ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें लिख दिया गया हमने, अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन बन जाता है तो सॉल्व करने की स्थिति में आप रहें। बाकी आप पहली अनुसूची के अनुच्छेद 1 से 4 हो गए,
दूसरी अनुसूची हमने देख लिया, परिलब्धि वेतन भत्ते किसके किसके, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के और सुप्रीम कोर्ट के जज के, कैग के, और राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति के। तो ये सारी चीज़ें इसमें किस में आती है, तो अनुसूची दूसरी में आती हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका ये ध्यान रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन से दूसरे अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते जिनके विशेषाधिकार वेतन भत्ते, तो क्वेश्चन बन जाता है इसमें। तो इनमें से कुछ ऑप्शन दे देगा आपको और एक ऐसा होगा जिसमें नहीं आता होगा, तो इतनी चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुसूची तीसरी। तो शेड्यूल तीसरा जो है हमारा, उसमें क्या क्या दिया है, तो शेड्यूल तीसरा जो हमारा है वो किससे संबंध रखता है, तो शपथ और प्रतिज्ञान से। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे आपको अगर पूछे तो शपथ और प्रतिज्ञान से। ओथ मतलब ओथ और जो होती है उसी से संबंधित क्या है, ओथ और अफर्मेशन से संबंधित है हमारी शेड्यूल 3। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और किसके किसके ओथ आती है इसमें, तो इसमें देख लीजिएगा, केंद्रीय जितने भी मंत्री बनते हैं उनकी ओथ आती है, संसदीय चुनाव के जो उम्मीदवार जीत के आते हैं सांसद वांसद बनते हैं वो भी इसी के अंतर्गत ओथ लेते हैं। कौन सी, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। संसद के जितने सदस्य हैं वो भी, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो भी किसमें, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत ओथ लेते हैं, तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ओथ लेते हैं। कैग हो गया हमारा, कैग भी राज्यों के जो मंत्री बनते हैं वो भी, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत ओथ लेते हैं। और साथ ही क्या दिया, राज्य विधानसभा के सदस्य हो गए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। विधानमंडल हो गए, विधानसभा हो गए, इन सभी चीज़ों के जो सदस्य बनते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रेसिडेंट की शपथ नहीं दी गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, प्रेसिडेंट की शपथ का संबंध कौन सी अनुसूची से है, तो उसमें एक सेपरेट आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 60। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 60 का संबंध है राष्ट्रपति की शपथ से। और इस अनुसूची में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं दिया गया है, अच्छे से चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी केंद्रीय मंत्री हो गए, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैग हो गए, राज्यों के जो विधानसभा उसके मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल के चुनाव के जो वो सब हैं, सारे के सारे जितने जो हैं वो किसमें, इसी तीसरी अनुसूची में शपथ लेते हैं। या ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की ओथ जो है आर्टिकल 60 के अंतर्गत मेंशन है, वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है। और बाकी ये अनुच्छेद दिए 75 हो गया, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 ये अनुच्छेद दे रखे हैं इसी तीसरी अनुसूची से संबंधित। चौथी अनुसूची है, इसका संबंध किससे है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है तो उसी से संबंधित है। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, आपको पता होगा राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसी के तहत राज्यों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो वो हमारा आता है चौथी अनुसूची में। ये ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यों में जो सीटों का आवंटन होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की विधानसभाओं से, तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन किसमें होगा, चौथी अनुसूची में होगा। ये दे रखा है अनुच्छेद, ध्यान रखने की जरूरत नहीं ज़्यादा आपको। साथ ही इसमें एक चीज़ कोई कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो कौन सी प्रणाली के तहत होता है। इलेक्शन प्रणाली कई प्रकार की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोपोर्शनल और ये सब प्रकार की होती है। तो ये बताइएगा कि कौन सी प्रणाली के तहत राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होता है। साथ ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी बताइएगा किस तरह से होता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो इस प्रणाली का नाम क्या है। आगे देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। तो पाँचवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो क्या है, पाँचवीं अनुसूची के संबंध किससे, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है इसमें। तो कौन सी अनुसूची में, पाँचवीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ क्षेत्र छोड़ दीजिएगा, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 क्षेत्र छोड़ के बाकी जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र आते हैं उनका जो प्रशासन से नियंत्रण संबंध है वो किससे है, तो अनुसूची 5 से संबंध है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद कौन सा हमारा, तो अनुच्छेद 244। तो अनुसूची 5 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 244 से है। और बाकी ये देख लीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र जो है उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है ये। और जो हमने बताया था असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये बाकी ये जो क्षेत्र आते हैं कौन सी शेड्यूल में आते हैं, तो छठी अनुसूची में आते हैं। तो यह अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो क्या बता रहा है इसमें कौन कौन से जाते हैं, 6 शेड्यूल में ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 जरूर नाम ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। तो छठी शेड्यूल में पूछ लेता है कौन कौन से क्षेत्र नहीं आते हैं, तो इन चारों में से कोई एक नाम ऊपर नीचे कर देता है, तो उसमें ऑप्शन देखिएगा, बनते हैं क्वेश्चन, आगे हम लगाएंगे भी इसको। तो इसके लिए एक बहुत कॉमन ट्रिक चलती है,
लोग इससे याद रखते हैं हमें मित्र से। तो ये बाकी अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो बात अलग है, लेकिन ये बहुत कॉमन ट्रिक है। आ से असम हो जाता है, मे से मेघालय हो जाता है, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा हो जाता है। तो ये इसकी ट्रिक है 6 शेड्यूल की, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको अगर ऐसे याद हो तो अच्छी बात है। बाकी इसके अंतर्गत अनुच्छेद कौन से आते हैं, 244 और 275। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आता है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 और 275 है, और इसमें प्रावधान किया गया इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा छठी अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची भी हमारी जनजातीय और जाति क्षेत्र से रिलेटेड है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से, लेकिन उसमें चार राज्यों को अगर हटा दिया जाए, बाकी का जो प्रशासन और जो नियंत्रण संबंधी प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में आएगा। 7 शेड्यूल, तो 7वीं अनुसूची देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है 7वीं अनुसूची हमारी। तो 7वीं अनुसूची में कौन से संघ और राज्य, पहली बात तो ध्यान रखिएगा 7वीं जो अनुसूची उसमें 3 विषय विभाजित किए गए हैं, एक संघ के लिए, एक राज्यों के लिए और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर केंद्र और राज्यों के जो मध्य कानूनों में टकराव होता है तो उसमें क्या मान्य होगा, केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें क्या, कि अगर समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों के कानूनों के मध्य टकराव होता है, और उस टकराव की स्थिति में जो केंद्र का कानून होगा वही प्रभावी होगा। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और साथ ही 3 सूची दे गई, इसमें विषय हैं जो सूची में ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं आज जो सूची है, जो सेंट्रल जो केंद्रीय सूची है इसमें कितने 100 विषय हैं, पहले कम थे। जो स्टेट लिस्ट है उसमें पहले 65 थे, अब कितने हो गए हैं, शायद पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी और जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी, तो इसमें कितने विषय हैं इसको मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, ये बदलते रहते हैं ना विषय, तो इसमें मैं देख लेता हूँ विषय इसमें कितने हैं। हाँ, तो कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं, तो इस विषय में इसमें हैं 52 विषय। तो ध्यान रखिएगा, पहले 47 विषय थे, अब बढ़ के कितने हो गए, तो 52 विषय हो गए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 52 इसमें सब्जेक्ट्स हो गए, 61 सब्जेक्ट किसमें है, तो स्टेट लिस्ट में, और जो 100 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें कौन से केंद्र के जो विषय हैं उसमें कितने हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार की अनुसूची है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, स्टेट लिस्ट, यहाँ पे बता देता हूँ। स्टेट लिस्ट में पहले स्टेट जो लिस्ट थी उसमें 66 थे, लेकिन जो 5 विषय हैं उनको हटा दिया गया है। तो 5 विषय कौन कौन से हटा दिए गए हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। उन 5 विषयों को मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 5 विषय हटाए गए हैं, वो कहाँ पे भेज दिए गए, तो समवर्ती सूची में। तो यहाँ पे पहले 47 विषय थे समवर्ती सूची में, बाद में 52 हो गए। जो 5 विषय स्टेट लिस्ट थी उससे हटा के स्थानांतरित कर दिए गए किसमें, समवर्ती सूची में। तो 5 विषय कौन कौन से स्टेट लिस्ट से हटाए गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पहला विषय जो है वो हमारा कौन सा है, शिक्षा। तो शिक्षा ध्यान रखिएगा, पहला विषय कौन सा हमारा हटाया गया, शिक्षा। दूसरा मेजरमेंट और वेट जो है, मेजरमेंट एंड वेट ध्यान रखिएगा। तो मेजरमेंट और वेट, वजन और माप तौल का जो विषय था वो भी हटा के किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया। शिक्षा का विषय भी समवर्ती सूची में कर दिया गया। साथ ही एक विषय और हटाया गया, 5 विषय हटाए गए, 2 ये हो गए। मैं तीसरा कौन सा है, जंगल या फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का जो भी विषय था वो भी हटा के किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में। और चौथा विषय जो है हमारा वो कौन सा है, न्याय प्रशासन। तो ध्यान रखिएगा, न्याय प्रशासन जो है हमारा वो भी हटाया गया है, किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में। न्याय का प्रशासन जो है उसको भी समवर्ती सूची में कर दिया गया है। और जो 5वां जो विषय है वो कौन सा है, तो 5वां विषय है जंगली जानवर और पक्षियों के संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है। जंगली जानवर हो गए और जो पक्षी हैं उनके संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है वो किसमें कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया समवर्ती सूची में। तो स्टेट के ये सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, 5 सब्जेक्ट, और इनको कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अमेंडमेंट से हटाया गया, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया जो 1976 में हुआ था। इस ध्यान रखिएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूची हमारी जो शेड्यूल था हमारा अनुसूची 7 में जो स्टेट लिस्ट थी उसके 5 विषय हटा के कहाँ पे कर दिए गए, समवर्ती सूची में कर दिए गए। और जो विषय हटाए गए उसमें शिक्षा है, वजन और माप तौल है, वन है या जंगल उसको कहें, फॉरेस्ट कह दीजिए। साथ ही उसके बाद जो है न्याय का प्रशासन हो गया, और उसके बाद एक विषय और हमारा हटाया गया जो वन्य जीव हैं और पक्षियों के संबंध में संरक्षण के प्रावधान है। 5 के 5 विषय हटा के कहाँ कर दिए गए, तो उठा के कर दिए गए किसमें, तो समवर्ती सूची में। इसको ध्यान में रखिएगा। अमेंडमेंट 42वां हुआ था। तो पहले समवर्ती सूची में 47 थे, ये 5 जोड़ दिए गए तो 52 सब्जेक्ट हो गए किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट में 66 थे, 5 हटा दिए गए तो 61 सब्जेक्ट इसमें हो गया। बाकी जो केंद्र की सूची है इसमें विषय बढ़ते रहते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका संबंध किससे, तो अनुच्छेद 246 से। तो ये जो अगर 3 अनुसूचियों का पूछ ले विभाजित कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये तीनों अनुसूचियों को विभाजित किया गया है। और इसके अलावा एक और अनुसूची होती है, वो कौन सी होती है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो दे रखी है वो भी किसके पास है,
तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो सेंटर के पास है, केंद्र के पास है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस में है, तो केंद्र के पास है। और ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद कौन से है, तो हाँ ये ध्यान रख लीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 248 में। तो अनुच्छेद 248 में जो अवशिष्ट शक्तियाँ बचती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो भी विषय ना कि केंद्र की सूची में दिए गए, मतलब ये जो 100 विषय दिए गए इसमें भी नहीं है, ना स्टेट के 61 जो सब्जेक्ट दिए गए इसमें भी नहीं है, और ये जो 52 सब्जेक्ट दिए हैं समवर्ती सूची में इसमें भी नहीं है। इन तीनों के विषय हटा दिए जाएँ। अगर कोई नया विषय इंट्रोड्यूस होता है तो जो नया विषय इंट्रोड्यूस होगा, जिस पे नया कानून बनाना होगा, तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, वो भी केंद्र के अंतर्गत आएगा। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ भी आएंगी किसके अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत आएंगी, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। 246 के अंतर्गत क्या है, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत हमने बता दिया 3 सूची में विभाजित किया गया 7वीं अनुसूची को, और जो 3 सूची है उसमें विषय भी हमने बता दिए, और जो स्टेट लिस्ट है उससे जो 5 विषय हटाए गए हैं वो भी हमने बता दिए। साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर लिखने की जगह यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक आर्टिकल है हमारा कौन सा, 249। तो अनुच्छेद 249 जो है क्या कर सकता है कि जो संसद है उसको राज्य के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विषय और संधि समझौते के आधार पर जो संसद है हमारा वो किस पे, राज्यों की सूची पे कानून बना सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दिया हुआ जैसे इसमें देख लीजिएगा, मैं इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा। तो ये कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 249, राष्ट्रहित के जो भी राष्ट्रहित के संबंध में कोई भी प्रावधान होता है उसके संबंध में क्या करेगा, जो संसद है हमारा राज्य की सूची में कानून बना सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7वां अनुसूची देख ली, 8वीं अनुसूची देखते हैं। तो इसमें इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा जो मैंने लिख दी है, एक बार लेक्चर फिर से देख लीजिएगा। 8वीं अनुसूची किससे संबंध रखता है, तो 8वीं अनुसूची के संबंध किससे है, तो भाषाओं से संबंध है। और भाषाओं का एक और भाग है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा पार्ट है, पार्ट 17। तो भाषाओं से संबंधित अगर आपसे भाग पूछ ले तो भाग 17 है, और अनुसूची पूछ ले भाषाओं से संबंधित तो अनुसूची हमारी कौन सी है, तो अनुसूची है 8वीं। 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है अनुसूची किसमें, 8 में, अनुच्छेद 344 और 351। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 344 और 351 में का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची से। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, और भाषाओं से संबंधित प्रावधान आपसे पूछे कौन से भाग में है, तो भाग हमारे 17 में। ये भाषाएं दी गई हैं 22 भाषाएं, ये सारी की सारी भाषाएं किसमें है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश नहीं दी है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अगर आपसे क्वेश्चन ये बनता है 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं नहीं है, वहाँ पे अंग्रेजी भी डाल दिया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश का प्रावधान, जो 22 की 22 हमारी जो भाषाएं हैं उसमें कहीं भी अंग्रेजी का प्रावधान नहीं दिया है, लेकिन अंग्रेजी को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर, और ये कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो आधिकारिक भाषा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बाकी इसमें जो अनुसूची 8 है इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं है अंग्रेजी का। तो ये भाषा देख लीजिए, असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी, गुजराती, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये सारी की सारी भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भाषा का प्रावधान नहीं किया गया है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 9 शेड्यूल देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची ध्यान में रखिएगा, 9वीं अनुसूची जो हमारी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जोड़ा गया था किस लिए, तो लैंड रिफॉर्म के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था लैंड रिफॉर्म के लिए। अगर तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसा मैंने बताया, अगर कोई भी जो विषय है वो हमारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, तो 9वीं अनुसूची में डालने के बाद उस विषय में क्या होगा कि उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाता था। कब से, 2007 से पहले तक का जो भी, और 1973 के पहले जितने भी कानून रखे गए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित करीबन 248 विषय हैं, तो उनका क्या होता था, उनको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जो भी विषय अगर भूमि सुधार से संबंधित जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाते हैं तो उनको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन एक केस होता है IR कोहलो करके 2007 में, तो उसमें बताया जाता है कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय देता है कि 9वीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और किन सब्जेक्ट्स का, जो 1973 के बाद से जोड़े गए थे, जो केशवानंद भारती मामले केस के बाद से जितने भी विषय अनुसूची 9 में जोड़ा गया उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बशर्ते जो जुडिशियल रिव्यू होगा हमारा न्यायिक पुनरावलोकन होगा, न्यायिक समीक्षा, जो न्यायिक समीक्षा होगी वो किस आधार पर होगी, उस आधार पर होगी उससे अगर अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा IR कोहलो केस में कि अनुच्छेद 14, 19, 21 का अगर हनन होता है, कोई भी ऐसा विषय अगर 9वीं अनुसूची में पड़ा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट।
और साथ ही और किन विषयों का 1973 के बाद से जितने विषय उसमें ऐड किए गए, उसके पहले के विषयों का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है, बशर्ते वो जो प्रावधान उसमें शामिल है वो अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन ना करते हो। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये बताया गया था 9वीं अनुसूची में। कभी 9 शेड्यूल में अलग से चैप्टर वो लेंगे, क्लास लेंगे तो अच्छे से समझ लीजिएगा उसको। और जवाहरलाल नेहरू के समय लाई गई थी, इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे बाकी इसमें देख सकते हैं क्या, 9वीं अनुसूची हमने देख लिया, अनुच्छेद 31 बी और सी जोड़े गए थे, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी 31 बी और सी किसके, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आते हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दिया है, 9वीं अनुसूची में बताया है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित इसमें क्या दिया गया है, पारित अधिनियम और विनियमन को क्या किया गया, इस सूची में वर्णित किया गया है। और अन्य मामले से निपटने के संबंधी जो विनियमन है इसको भी इस सूची में शामिल किया गया। यही बता रहा है जितने भी इस विषय में सूची में शामिल किए गए हैं उनको डायरेक्ट मतलब सामान्य तौर पर नहीं किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन अगर उल्लंघन होता है जैसा मैंने बताया अनुच्छेद 14, 19 और 21 का, तो उस आधार पर इसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। और ये बताया था IR कोहले के केस में 2007 में जो हुआ था, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची सबको पता होगी, दल बदल 52वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन हो गया हमारा 1985 में, शायद हाँ 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। उसी के तहत दल बदल विरोधी संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। अनुच्छेद 102 और 91 का संबंध है 10वीं अनुसूची से। साथ ही इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का इसमें उपाय किया गया है, अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और कौन से 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पता होगा, पंचायतों से संबंध रखती है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 प्रभावी 1993 में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 12वीं अनुसूची भी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जितनी भी अमेंडमेंट करके सूची जोड़ी गई उनको तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पहली एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में जो पंचायत हैं इसमें कितने विषय आते हैं, तो 29 विषय आते हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो 29 सब्जेक्ट्स हैं, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 29 सब्जेक्ट्स हैं किसमें, तो पंचायतों के पास 29 विषय हैं ऐसे जिन पर वो कानून बना सकती है, और किसमें जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं और 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें नगर पालिका जो है हमारी उसको जोड़ा गया। और यहाँ पार्ट ध्यान रखिएगा, इससे पार्ट कौन सा है, 9, तो 9वां पार्ट है हमारा भाग 9। भाग 9 में 11वीं अनुसूची मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 11वीं अनुसूची का मतलब 11वीं अनुसूची हमारी किससे संबंध रखती है, तो पंचायतों से रखती है। और पंचायतों का प्रावधान जो पार्ट में है कौन से भाग में है, तो भाग 9 में है। और 9A में किसका है, तो नगर पालिकाओं का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 9A में नगर पालिका का और 9वें में पंचायतों का। अमेंडमेंट 73 बता दिया। और क्या है, 29 सब्जेक्ट हैं पंचायतों के पास और 18 सब्जेक्ट के आसपास 18 विषय हैं, ये दिया हुआ देखिए यहाँ पे। तो 18 विषयों का किसमें उल्लेख किया गया, तो 12वीं अनुसूची में किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑलरेडी, अनुच्छेद 243G और 243W। तो इतनी चीज़ जिसमें देख लीजिएगा, ये सारी की सारी हमने अनुसूची पढ़ ली अच्छे से। आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन लगा के। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन लगाते हैं और एक बार इसको और पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से, PDF में अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन लगा के देखते हैं क्या दिया है कि क्या है, कुल कितनी अनुसूची है भारतीय संविधान में। वर्तमान ने पूछा, प्रारंभ में तो कितनी थी, 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, तो 12 है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछ ले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है, तो 12 है। 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई हैं अलग से अमेंडमेंट करके। फिर से वही क्वेश्चन, 12 अनुसूची लगा लीजिएगा। आगे क्या बता रहा क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं कुछ, इनमें विचार करना है। तो विचार क्या, पहला कथन दिया गया संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में बता रहा 20 भाग हैं, तो 20 भाग हैं नहीं 22 भाग हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बता रहा कि क्या भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो 390 बता रहा है, ये भी गलत है। वैसे तो 395 है, लेकिन अगर इनमें जो सब सेक्शन ऐड किए गए उनको ऐड कर दिया गया तो करीबन 400 के ऊपर निकल जाते हैं, 455-55 के आसपास, तो ये भी गलत है। आगे क्या दिया तीसरा कथन, तो तीसरा कथन दिया है कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये हमने भी बताया ऊपर जैसे। तो इसमें राइट आंसर हमें चूज़ करना है, तो तीसरा हमारा हो गया राइट आंसर। तीसरा कथन केवल करेक्ट है, बाकी 22 भाग हैं और जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे अब बढ़ के 450 के ऊपर हो चुके हैं, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान की नीचे अनुसूची दी गई है, कौन सी अनुसूची पूछ रहा है, राज्यों के नाम की सूची और उसका राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो कौन सा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा और राज्यों के नाम के संबंध में ब्यौरा देती है अनुसूची, तो ऑप्शन दे सकते हैं पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो हमने जैसे बता दिया अभी पढ़ा भी है, पहली अनुसूची में जो राज्य है उनके नामों से संबंधित प्रावधान है और उनका जो राज्य क्षेत्र है उन सभी चीज़ों का ब्यौरा कौन सा है, तो अनुच्छेद कह रहे हैं शेड्यूल 1 में और पार्ट 1 में भी ध्यान में रखिएगा।
पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, अगर भारत संघ के अंदर कोई नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान ने पूछा कौन सी अनुसूची इसमें संशोधन किया जाना अवश्य हो जाएगा। तो अगर किसी भारत संघ के अंदर एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो पूछ रहा कौन सी अनुसूची में अमेंडमेंट करना आवश्यक हो जाएगा। तो जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में लेक्चर लेते हुए बता ही दिया था, तो जितना भी राज्यों से संबंधित प्रावधान होगा अनुसूची में कौन सा इंपैक्ट पड़ेगा, तो पहली अनुसूची में इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसको राइट टिक कर लीजिएगा, पहली अनुसूची। चौथी अनुसूची पूछ रहा है, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो चौथी अनुसूची अभी हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बी दिया राजनीतिक दल बदल, सी पंचायत और डी भाषाओं से संबंधित। तो राइट आंसर क्या है, राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के विधानसभा है वहाँ से जो राज्यसभा का सीट केंद्र की राज्यसभा है वहाँ पे जो सीटों का आवंटन होगा तो कहाँ किस में प्रावधान किया गया, कौन सी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, भारतीय संविधान में थर्ड अनुसूची जो है निम्नलिखित में से क्या उपबंधित करती है। जो तीसरी अनुसूची है पूछ रहा है क्या पहले तो पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है देख लेते हैं। ए है राज्य संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ, और क्या दिया संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ है। तो क्या पूछ रहा कि तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ है, तो तीन ये ऑप्शन दिए गए, कथन दिए गए। ऑप्शन दिया है ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4 और डी 1 2 3 4। तो इसमें क्या पूछा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया गया था राष्ट्रपति की जो शपथ है वह अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी के जितनी भी शपथ लेते हैं संसद के, चाहे मंत्री हो जाएं, चाहे सदस्य हो जाएं, चाहे सब अध्यक्ष हो जाएं, चाहे उपाध्यक्ष हो जाएं, इन सभी की शपथ जो होगी वो किसमें अनुसूची 3 में आएगी। लेकिन जो राष्ट्रपति की शपथ है वह अनुसूची 3 में नहीं आती है। तो इसमें राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, तीसरा एलिमिनेट कर लीजिए यहाँ से। अब तो एलिमिनेशन खैर चलता नहीं है जिस हिसाब से पेपर आया था इस बार का। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आठवां देखते हैं, मिलाना है क्या, क्या पूछ रहा है, सूची 1 और 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो मिला के देख लेते हैं, बस मिला क्या करना है। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यसभा में भी क्षेत्र क्या किए जाते हैं, आवंटन होता है जो क्षेत्रों का। आगे क्या है, 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से संबंधित हमने बता दिया। जो 7वीं अनुसूची है उसका किससे संबंध है, तो भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा से है, जो भाषा हो गया। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। 9वीं अनुसूची क्या हो गई, तो हमारी लैंड रिफॉर्म से हो गई। और छठी अनुसूची जो हो गई वो किससे संबंध हो गया, जनजातीय क्षेत्र से। और छठी अनुसूची में मैंने बताया था 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ध्यान में रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और प्लस त्रिपुरा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन, फिर से सूची मिलाना है नंबर क्वेश्चन। तो 10वां हो गया दल बदल, 7वां हो गया विधायी शक्तियों का वितरण, जिसमें 3 प्रकार की 7वीं अनुसूची बताया था कि राज्य और केंद्र और समवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया। 8वीं अनुसूची का संबंध हो गया भाषा से, और 9वीं का क्या हो गया, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो ये यहाँ पे फिर से मिला लीजिएगा, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। 7वीं अनुसूची में क्या हो गया, तो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची हो गई, और ये हो गया हमारा। और 9वीं अनुसूची क्या हो गया, जो 9 शेड्यूल है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 10 हो गया। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। तो क्या पूरा 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित कब किया गया था, ए ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी मोरारजी देसाई। तो जैसा हमने बताया था स्टार्टिंग में कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जोड़ी गई थी। लैंड रिफॉर्म से संबंध है इसका, और इसका जो है क्या किया जाता है, इसलिए जोड़ा गया था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय डाल दिया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती नहीं दी सकती, और इसलिए दिया गया था। बताया था मैंने, आराम से सुन लीजिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक निर्णय दिया, उसमें बताया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत अगर कोई किसी का उल्लंघन नहीं होता है मौलिक अधिकारों का, तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पर ये डाला गया था, और जिस समय डाला गया था उस समय इसमें पूरी छूट थी। अगर कोई भी विषय इसमें डाल दिया जाता है तो उसको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी सकती, और डाला इसलिए जाता था क्योंकि लैंड रिफॉर्म से संबंधित उस समय कानून बनाने थे सरकार को। तो इतनी चीज़ें देख लीजिएगा। 12वीं अनुसूची, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूछ रहा, वही भूमि सुधार से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी अनुसूची, तो बार बार इसमें ऑप्शन ना पढ़ते हुए राइट टिक कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची
कथनों पर विचार करना, सही कथन बताना हमें। तो देख लेते हैं। ए दिया, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा क्या दिया है कि 9वीं जो अनुसूची है उसको किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं हो सकता उसमें। तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें शायद क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है। वैसे इसका राइट आंसर पहला होगा, जो इसमें जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप कर सकता है 9वीं अनुसूची में, बताया था मैंने, बशर्ते उससे किसी का मूल स्ट्रक्चर ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, उसका उल्लंघन ना हो रहा हो। कोहिलो केस पूछ रहा है, IR कोहिलो केस भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची से संबंध रखता है? ऑप्शन ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं और डी 10वीं। तो कोहिलो केस कब हुआ था? तो पहले ध्यान में रखिएगा 2007 में। तो कोहिलो केस कब हुआ था? 2007 में हुआ था। संबंध कौन सी सूची से रखता है? तो 9वीं अनुसूची से रखता है। नेक्स्ट क्या है? मिलान करना, ये पुराना क्वेश्चन है। तो मूल संविधान में तो संघ सूची में 97 विषय थे, समवर्ती सूची में कितने थे? 47, और राज्य सूची में 66 विषय थे। बाद में इसके 5 विषय हटाकर इसमें कर दिए गए, और इसमें हो गए 61, और इसमें हो गए 52, और इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, मिला लीजिए। पहले का यही हो जाएगा, जो दूसरा है उसका सी हो जाएगा, और तीसरे का बी हो जाएगा। यही होगा, ये गलत है सॉरी, दूसरे का सी और तीसरे का बी। तो ये बी नंबर राइट टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय कौन सी अनुसूची में आता है? तो पूरा आर्थिक नियोजन का विषय कौन सी अनुसूची में आता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है क्या? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती और किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। जो किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं होता है वो अवशेष शक्तियाँ हो जाती हैं, वो केंद्र के पास चली जाती हैं। तो क्या पूरा आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन का विषय कौन सी अनुसूची में आता है? तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची में आता है आर्थिक नियोजन का विषय। इसको टिक कर लीजिएगा। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, समवर्ती सूची टिक कर लीजिएगा। 18वां क्या है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान में कौन सी सूची में रखा गया? जो जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसकी रोकथाम के संबंध में पूछ रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन दिया है केंद्र, बी राज्य, सी समवर्ती, डी उद्देशिका, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो जानवरों के प्रति क्रूरता के संबंध में विषय कौन सी अनुसूची में रखे गए? तो अनुसूची हमारी कौन सी हो जाएगी? समवर्ती। ये ध्यान रखिएगा, टिक कर लीजिए समवर्ती अनुसूची को, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट देख लेते हैं 19वां। कौन सा विषय पूछ रहा? समवर्ती सूची का है। तो ए है पुलिस, ये राज्य का हो गया, स्टेट का सब्जेक्ट है। आपराधिक मामले, विदेशी मामले हमारे सेंटर के हो गए। रेडियो टेलीविजन भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय आपको पता होगा केंद्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा सेंटर का हो गया। तो बचा कौन सा? आपराधिक मामले। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा हो गया? तो आपराधिक मामले हो गए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन। कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में पूछ रहा कौन सी मद है इनमें से? जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। तो कौन सा पूछ रहा है इसमें? क्या कि कौन सा इसमें है? किसमें? तो समवर्ती सूची में पूछ रहा है। हाँ, ये समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और जो परिवार नियोजन का विषय है वो किसमें आता है? समवर्ती सूची में आता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी पर कैपिटा इनकम और ये सब किसमें? सेंटर की लिस्ट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है कौन सा? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय आपको पता होगा, सेंसस केंद्र सरकार कराती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है। दल बदल विरोधी 10वीं पे है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या गलत क्या है इसमें? तो तीसरा नंबर का गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है कौन सा? चौथी अनुसूची में है। 4th लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का विषय पूछ रहा कौन सा है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो अभी जैसे मैंने बताया था 5 विषय को स्थानांतरित किया गया था। शिक्षा हो गए, इसमें 1 हो गए, और वेट एंड मेजरमेंट हो गया, और कई 2 विषय और थे। तो ध्यान रखिएगा कि समवर्ती सूची में आएगा शिक्षा का विषय। 23वां नंबर क्या है? शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन द्वारा डाला गया? तो इन चीज़ों को हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया है। तो ऑप्शन दे रखा है 24वां संविधान संशोधन, बी 25वां, सी 42वां, डी 44वां। तो राइट आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया। पहले जो राज्य विषय का था 1 को पूछ रहा है जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, अभी हमने बता दिया। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत पूरा कौन सा संबंधित सूची के बारे में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कथन नहीं है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं। 1 समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
बी दिया है शेयर बाजार, सी दिया है डाकघर बचत, और डी दिया है क्या, डी दिया है जन स्वास्थ्य और राज्य सूची। तो ये शेयर बाजार जो हमारा होगा वो सेंट्रल लिस्ट में होगा, ना कि स्टेट लिस्ट में, तो यही सुमेलित नहीं है, तो इसको टिक कर लीजिएगा शेयर बाजार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है 26वां नंबर क्वेश्चन, केंद्र सूची राज्य सूची दी रखी हैं, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। जनसंख्या, इसमें क्या क्या करना है हमको, पुलिस और सार्वजनिक ये तो राज्य सूची में जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट में चला जाएगा, और ये केंद्र सूची में चला जाएगा जनगणना। तो ये हो गया हमारा अवशेष विषय, जो बाद में किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी सेंटर के ही अंतर्गत आते हैं। अवशेष विषय हो गया हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान, और राज्य विषय में पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, केंद्र में जनगणना हो गई, समवर्ती में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो गया। तो ये सारे विषय मिला दिए मैंने, देख लीजिएगा इसको। 27वां नंबर देखते हैं, प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रावधान देख लेते हैं। पहला कथन है राज्य के डीपीएसपी का शिक्षा पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। दूसरा क्या, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। तो इसमें पूरा क्या शिक्षा पर क्या प्रभाव डालता है निम्नलिखित में से, और दिए गए हैं डीपीएसपी, ग्रामीण और शहरी विकास, ये सारे के सारे मुझे लगता है प्रभाव डालते हैं। तो हाँ, इसमें राइट आंसर क्या है, ये सभी के सभी जितने विषय दे रखे हैं इसमें सभी के सभी किस पे प्रभाव डालते हैं हमारे उस पर, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या 28वां क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान करती है। अनुसूची दे रखा है दूसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। तो राइट आंसर होगा 10वीं। 5वीं आपको पता होगा जनजातीय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का छोड़ के जितने भी जातीय और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में। 8वीं आपको पता होगा भाषा से संबंधित है, 8वीं भाषा से हो गई। और दूसरी अनुसूची पता होगा आपको वेतन भत्ते परिलब्धियों से संबंधित है। 29वां देखते हैं, दल बदल फिर से रिपीट हो गया, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के संबंध फिर से क्या है, क्वेश्चन रिपीट है, दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट देखते हैं 31वां, 10वीं अनुसूची का संबंध फिर से अगेन रिपीटेड है। आगे दिया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन सा विषय का उल्लेख नहीं है, पूछ रहा। तो इसमें कौन सा विषय का उल्लेख नहीं संघ सूची में, जनगणना है, और कौन सा नहीं है, इसमें बैंकिंग दे रखा है, बैंकिंग केंद्र का ही है जहाँ तक। तो बैंकिंग किसका है, केंद्र का ही है जहाँ तक देख लेता हूँ मैं। तो इसका संबंध किससे नहीं है, जो गैस का संबंध है ये किस, तो इसमें उल्लेख किसका नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो दिया है गैस, इसका उल्लेख नहीं है किसमें, संघ सूची में, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे फिर से पूछ रहा है क्या, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची संबंधित नहीं है। तो कृषि होगा, संघ सूची संबंधित नहीं है। बाकी रेलवे, रक्षा और वैदेशिक मामले सारे के सारे किससे संबंध रखते हैं, तो संघ सूची से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है 34, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची है उसमें किसका उल्लेख नहीं है। तो क्या पूरा 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है उसमें किसका उल्लेख नहीं है। तो शिक्षा का हमारा किस पे उल्लेख नहीं है, राज्य सूची में नहीं है। पहले शिक्षा राज्य सूची में थी, अब इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब समवर्ती सूची में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी रेलवे, पुलिस सेंटर में, सेंट्रल के अंतर्गत आती है, विद्युत और वन भी हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो यही हमारा, तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है, वन भी तो हमारा समवर्ती सूची में आता है। तो किसका उल्लेख है पूछ रहा है, तो ये क्या, सॉरी इसमें मैंने पढ़ा नहीं, राज्य सूची में पूछ रहा है किसका उल्लेख है। तो शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में हो गई, तो ये हटा दो। वन भी हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में हो गया, इसको भी हटा दीजिए। रेलवे, पुलिस बची, तो रेलवे पुलिस को देख लेते हैं। और क्या है, विद्युत, तो ये भी नहीं है। तो क्या है, रेलवे पुलिस का संबंध किससे है, तो हमारी राज्य सूची से संबंध रखती है रेलवे पुलिस। तो देख लीजिएगा इसको, मुझे लगता था रेलवे क्या है, सेंट्रल से संबंध रखती है। तो ये दिया है इसमें राज्य सूची। क्वेश्चन कब का है, 1997 का है। तो इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि क्या, इसमें भी वही टिक कर लीजिएगा। पंचायती राज विषय कौन सी सूची में है, तो पंचायती राज विषय कौन सी सूची में पूछ रहा है। ए है संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, या डी अवशिष्ट सूची। तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज विषय कौन सी सूची में बता रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो राज्य की सूची उसी के अंतर्गत पंचायत का विषय दिया गया। तो पंचायती जो विषय है वो किसमें, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 37 क्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 जो समवर्ती सूची है उसका संबंध किससे है। तो दे रखा है दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था। तो किसका संबंध है 37 नंबर क्वेश्चन का, तो दंड प्रक्रिया है वो समवर्ती सूची से संबंध रखती है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे, उसको देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया।
तो देखते हैं इसमें क्या दिया क्वेश्चन में। 38वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेना हो गया। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 विषय हैं, केंद्रीय विषय, राज्यों के विषय और समवर्ती सूची के विषय। तो पूछ रहा किसके अंतर्गत ये सब विषय रखे गए हैं, विवाह हो गया, विच्छेद हो गया, गोद लेना हो गया। तो ऑप्शन दे रखा है सूची 1 में केंद्र, बी में राज्य सूची, सी में समवर्ती और डी में कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत सारे विषय रखे गए। कौन से, विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेना आदि जितने भी विषय हैं किसके, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इनकी नीचे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है 39 नंबर क्वेश्चन। तो पूछ रहा है जो 7वीं अनुसूची है हमारी, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं विषय, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची ये सब आते हैं। तो बता रहा कि संबंध जो है राज्य विधानमंडल का निर्वाचन किससे संबंधित है। तो राज्य विधानमंडल का जो निर्वाचन होता है, पूछ रहा कौन सी अनुसूची से संबंध रखता है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, ए है सूची 1 मतलब केंद्र की सूची और प्रविष्टि मतलब संख्या 72। सूची 2 कौन सी हो गई, तो सूची 2 हो गई हमारी कौन सी, राज्य की सूची हो गई। सूची 2 किस प्रविष्टि 27 दिखा रहा है। तीसरा क्या हो गया, सूची 2 मतलब राज्य सूची हो गई, और कौन सी प्रविष्टि 37वीं बता रहा है। तो इतना डेप्थ में नहीं जाता क्वेश्चन, तब भी मैं इसमें बता देता हूँ। और डी दिया है समवर्ती सूची हो जाएगी, सूची 3 और प्रविष्टि 32। तो पूछ रहा है राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन का संबंध किससे। तो राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन का जो संबंध है वो रखता है किससे, 72 में भी दिया हुआ है अनुच्छेद, इस प्रविष्टि जो 72 है, अनुच्छेद कह रहा हूँ मैं, सॉरी, केंद्र सूची जो दी गई है उसमें जो 72वें नंबर का विषय है वो भी संबंध रखता है किससे, तो राज्यों के चुनाव से, राष्ट्रपति के चुनाव से और संसद द्वारा जो चुनाव होते हैं इन सभी से संबंध रखता है 72वां नंबर का विषय। और जो राज्यों की सूची है, सूची नंबर 2 राज्य सूची के प्रविष्टि 37 भी संबंध रखती है किससे, तो राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचन से। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए प्लस सी। तो ये ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, मैंने लगाया नहीं है इसमें मतलब पीडीएफ में, वरना उसमें ए और सी आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो शुल्क एवं कर लगाने का पूछ रहा, जो अधिकार है कौन सी अनुसूची में है। तो 6ठी हो गई, 7वीं देख लिया, 9वीं हो गई, 11वीं हो गई। तो किसके अंतर्गत आता है, तो कर लगाना और शुल्क लगाने का अधिकार तो हमारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है भूमि सुधार। सॉरी, इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। क्या है, शायद भूमि, एक सेकंड कॉल आ रही। हाँ, तो 41वां क्वेश्चन क्या है, भूमि सुधार पूरा लैंड रिफॉर्म किसके अंतर्गत विषय, किसके अंतर्गत आता है ये विषय लैंड रिफॉर्म का। तो ऑप्शन ए देखा रखा है, संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची या डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है ये पूछ रहा है। भूमि सुधार आपको शुरुआत में बताता है, ये राज्यों का विषय है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा लैंड रिफॉर्म। तो यहाँ किसके, राज्य के अंतर्गत आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है हमारा लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 42 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र में कोई खनन करता है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई खनन करता है उसके अंतरण को शून्य किया जा सकता है। तो पूछ रहा कौन सी अनुसूची में प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लिए कौन सी अनुसूची है, तो 5वीं है। और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए 6ठी अनुसूची। तो 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है वो जनजाति क्षेत्रों के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 3री, 5वीं, 9वीं और 12वीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 5वीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत हमारे जनजाति क्षेत्र भी आते हैं, जाति क्षेत्र भी आते हैं अनुसूचित। तो उसी के अंतर्गत क्या है, अगर खनन कोई करता है निजी पक्षकारों के अंतरण और अकृत के लिए शून्य उसको घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये पूरा किसके अंतर लिए विशेष उपबंध किए गए। ऑप्शन ए है 3रा, बी 5वां, सी 7वां और डी 9वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5वीं अनुसूची आपको जैसे हमने बता दिया, इसका संबंध किससे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्या बता रहा है कि 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है किससे संबंध है उसका। तो ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्तियों प्राधिकारों उत्तरदायित्व का निर्धारण के लिए, या डी दे रखा है ये सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची का भी संबंध मैंने कैसे बता दिया, जनजाति क्षेत्रों के लिए है, मैंने बताया जैसा कि। तो इसको राइट टिक कर लीजिएगा, जनजाति क्षेत्रों के लिए। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें कौन से 4 राज्य आते हैं, तो असम आता है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। असम है, मेघालय है, मिजोरम और प्लस त्रिपुरा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन बनता है 6ठी अनुसूची में।
कभी कभी पूछ लेता है कि छठी अनुसूची में कौन सा विषय नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए, आगे बना हुआ भी है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान की अनुसूची 6 में कौन से राज्य लागू नहीं होते। तो कौन से राज्य नहीं आते पूरा अनुसूची 6 में, तो असम है, ऑप्शन ए, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो यहाँ मैंने 4 नाम लिख रखे हैं, देख सकते हैं आप। तो इसमें देख लीजिए मणिपुर कहीं नहीं लिखा है, तो राइट आंसर क्या होगा, जो छठी अनुसूची है मणिपुर में लागू नहीं होती है। 46 छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, तो वही पूछ रहा है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसमें लगा लीजिएगा, असम नहीं दे रखा है तो बाकी ये टिक कर लीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर दे रखा है मैंने, इसी से टिक कर कीजिएगा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है, छठी अनुसूची कौन से राज्य में लागू होती है, नीचे ऑप्शन दे रखा है। ए है त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी उपरोक्त सभी। तो कहाँ पे त्रिपुरा टिक कर लीजिएगा, ना ही सिक्किम में है ना ही नागालैंड में लागू होती है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वीं अनुसूची किससे संबंध रखती है। तो 11वीं अनुसूची का संबंध हमने बताया था स्टार्टिंग में ही लेक्चर लेते वक्त, जब अनुसूची डिस्कस कर रहे थे। पंचायतों से संबंध है 11वीं अनुसूची का, तो टिक कर लीजिएगा, पंचायतों से संबंध है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंध रखती है, 11वीं अनुसूची से पंचायत संबंध रखती हैं। इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। भाग कौन सा है, तो भाग 9वां ये है, पार्ट 9 और 9A नगर पालिका, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 49वां नंबर क्वेश्चन, विषय पूछ रहा है 11वीं अनुसूची मतलब पंचायतों के अंतर्गत कितने विषय ऐसे आते हैं जिसके लिए वो कानून बना सकते हैं, तो यही पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, A 22, B 24, C 29 या D 32। तो जैसा भी हमने ऊपर बताया 29 विषय आते हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, सारे क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए हैं और शेड्यूल्स भी हमने सही से पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो है उसकी पहुंच बहुत सारे लोगों तक हो जाए, उनको इस लेक्चर का लाभ मिल सके। और बाकी अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने बताया यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा कंसाइज GS फॉर IS PCS, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।